दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आप इंटरव्यू पे वीडियो बराबर बनाते रहें। तो आप लोगों के कमेंट के अनुसार दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए आप लोगों की, मैं इंटरव्यू में आपकी मदद करूं वीडियो के माध्यम से, या वैसे भी आपके फ़ोन और मैसेज जो भी आ रहे हों उनके मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो मैं आज मैथ पर जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं अभी तक, और कुछ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उनमें मैं मैथ के उन टॉपिकों को आज लेके आया हूं जो आपके इंटरव्यू में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ के हैं या नहीं हैं, बेसिकली आपकी पोस्ट इंटरमीडिएट की है, जो आपने वैकेंसी डाली इंटरमीडिएट से, तो हाई स्कूल तक जनरली इंटरव्यूअर क्या मानते हैं कि हाई स्कूल तक आपने मैथ पढ़ रखी है, और जो हाई स्कूल का लेवल है मैथ का, जो हाई स्कूल का लेवल है मैथ का, उससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे लें। ठीक है, तो आपसे अगर मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो जो उसका लेवल होगा वो मात्र हाई स्कूल लेवल तक का होगा, क्योंकि ये जनरली हाई स्कूल तक सभी लोग मैथ पढ़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करता हूं। कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इससे क्वेश्चन दोस्तों 2016 में भी पूछा गया था, फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसको आपको बता दे रहे हैं डिटेल में। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? ये एक प्रमेय जिसके बारे में हम बताएं तो ये हमेशा लागू किस पे होगी? एक समकोण त्रिभुज पे। एक समकोण त्रिभुज पे दोस्तों, सुनते जाइए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। समकोण त्रिभुज पे, या फिर ये कह लें कि तीन ऐसी संख्याएं, ये तीन लोगों की बात करते हैं, तीन ऐसी संख्याएं ए बी सी, तीन ऐसी संख्याएं जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो अगर ये ऐसा फॉलो करता है तो वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। ठीक है, हमने बताया समकोण त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज इस तरह से जिसका एक कोण 90 अंश हो वो कहलाता है समकोण, और 90 अंश के जो सामने की भुजा है, अभी दोस्तों हमने ये टॉपिक लिया हुआ है, यहां पर हम त्रिभुज को भी बताएंगे आपको। अभी इतना देखें कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो आपका बेस है वो आधार, उसको नीचे जो ग्राउंड से लगा होगा, जो सपोर्ट पे होगा, उसको हम आधार कहते हैं, और एक आखिरी भुजा वो आपकी लंब। ये तीन भुजाएं आपकी दिख रही हैं किसी त्रिभुज में, एक लंब है, दूसरा आधार है, तीसरा कर्ण है। दोस्तों 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्ण होगी, समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होगी, और वो सबसे बड़ी भुजा होगी। जो कर्ण होगी वो कैसी होगी? सबसे बड़ी भुजा। किसमें सबसे बड़ी? त्रिभुज में, तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा है। तो यहां पे दोस्तों अगर हम इसको नाम दे दें बी ए सी, तो हमने बताया दो संख्याओं का, दो छोटी संख्याओं का योग। यहां दो छोटी जो भुजाएं हैं उनमें इनकी लंबाई अगर हम ए ले लें, इनकी लंबाई बी ले लें, इसकी लंबाई सी ले लें, तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। मतलब ये कि बड़ी भुजा जो होगी, यानी बड़ी भुजा संख्या में प्रदर्शित की जाए तो सबसे बड़ी होगी ये, तो इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के, यानी बड़ी का मतलब सी का स्क्वायर, शेष दोनों यानी ए और बी के स्क्वायर का योग किसके बराबर हो? बड़ी वाले का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा, तो वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, और यही आपका पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। तो इसकी भाषा में कहें अगर हम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर दोस्तों किसके होगा? कर्ण पर बना वर्ग। कर्ण पर बना वर्ग। ये दोस्तों कर्ण आधार लंब क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आप ए बी सी बी के रूप में समझ लें, या फिर लंब आधार और कर्ण के रूप में समझ लें। अब इसका उपयोग आप समझें कि दो चीजें आपको पता हो, लंब और आधार, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, या कर्ण और आधार पता है तो आप लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं, या लंब और कर्ण पता है तो आप आधार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसको अभी हम जानेंगे। इसका उपयोग जैसे आपको पता करना हो, तो मान लीजिए ये जो आधार हम दिखा रहे हैं, ये सपोज करिए, आपको सपोज करना है क्या कि ये आधार जो है वो नदी है। आधार क्या है? एक नदी है या तालाब है, और नदी के इस किनारे आपने एक खंभा यहाँ पे
गाड़ा हुआ है, एक खंभा यहाँ पे गाड़ा हुआ है, इसका सपोर्ट आप नदी में बीच में नहीं दे सकते, तो आप नदी के उस किनारे जहां पे नदी का किनारा अंतिम छोर है वहां पे इसका सपोर्ट देना चाह रहे हैं। आपको पता क्या करना है, ये भाई दोस्त, आप इस नदी की चौड़ाई आपको पता है और खंभे की लंबाई आप जितना गाड़ रहे हैं वो आपको पता है। अगर ये दोनों चीजें पता हैं तो आप बिना नदी में गए आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट के लिए कितना लंबा तार चाहिए। ये क्या है, इसका उपयोग। या फिर दोस्तों और भी चीजें समझ सकते हैं, इसका उपयोग हम कई जगह ले लें। जैसे ये कहा जाए कि एक ये आपका इस तरह से कमरा है, ये इस तरह से आपका एक कमरा है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसमें पूछ लिया जाए इसमें सबसे बड़ा बांस या सबसे बड़ी कोई रखी जाने वाली वस्तु लंबाई में क्या होगी, तो दोस्तों वो इस लंब आधार के अनुसार जो इसका कर्ण होगा, यही कर्ण होगा जो सबसे लंबा होगा और इसी लंबाई के बराबर अगर इस तरह से हम जो बनाए हुए हैं चारों तरफ बराबर हैं तो आप कहेंगे जो इसको हम त्रिभुज ही ले रहे हैं, त्रिभुज के रूप में ले लें। तो इस तरह से अगर त्रिभुज के रूप में कोई एरिया हो, इस पे रखी जाने वाली सबसे बड़ी अगर पूछी जाए तो आपको इसका स्क्वायर करके योग करके निकाल लेना है कि कर्ण क्या आएगा, ठीक है, इसकी लंबाई। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करती हैं। इसको आप एक और नाम पुकार सकते हैं मैथ के अनुसार, इसको एक ट्रिपलेंट नंबर भी कहा जाता है। ट्रिपलेंट नंबर, इसको हम हिंदी में तिर्यक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों सेम वही चीज है, तिर्यक संख्या यानी तीन संख्या, तिर्यक का मतलब तीन, ट्रिपलेंट का मतलब तीन हो गया। तीन ऐसी संख्याएं जिनमें बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो ट्रिपलेंट नंबर कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल 3, 4, 5। दोस्तों अगर आपके पास 3, 4, 5 ये तीन नंबर हैं, आपको बताना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेंगे कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि नहीं, ये ट्रिपलेंट नंबर होंगे कि नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग करके चेक कर लें। बड़ी संख्या का वर्ग, इसमें 5, 5 का वर्ग किया 25, शेष दोनों का वर्ग और उसका योग आप चेक करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 9 और ये 16 और 16 9 25, यानी ये जो है इसके बराबर हो गया। तो अगर बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है तो वो संख्या ट्रिपलेंट नंबर होगी। और इन जो 3, 4, 5 संख्या है, इनसे बनी भुजा, अगर इनसे हम कोई त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज की ये लंबाइयां हैं तो आप कह सकते हैं, जैसे इसको हमने मान लिया 4 है, ये 3 है और सबसे बड़ी भुजा आपकी 5 है, तो ये किसको दर्शा रही होगी, एक समकोण त्रिभुज को। ये किसको दर्शाएगी, एक समकोण त्रिभुज को। अगर ट्रिपलेंट नंबर होगी, पाइथागोरस प्रमेय इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो उससे समकोण त्रिभुज बनेगा। उससे कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। दोस्तों समकोण, अब आपके पास ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए इंटरव्यू में, भाई बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आप बताएंगे सर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग शेष लंब शेष दो भुजाओं पर, ऐसा कह सकते हैं, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर, या फिर ऐसा कहें लंब का आधार प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होगा किसके, कर्ण पर वर्ग के, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। या बड़ी भुजा के वर्ग और शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा तो वो आपका पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा, ठीक है। इससे हमने इसको भी जोड़ दिया, क्योंकि ट्रिपलेंट नंबर भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। और या आपसे कह दिया जाए समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो फिर वो ट्रिपलेंट नंबर होंगे और वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेंगे। अब आपको हम बताएं कि ये जो ट्रिपलेंट नंबर हैं, ये नंबर्स कैसे जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक तो हमने यहां दिखा दिया 3, 4, 5 ट्रिपलेंट नंबर हैं, ये हैं। और अगर आपको पता करना है और भी आगे होंगे कि नहीं होंगे, तो एक तो ये इनके रेशियो, जो रेशियो हैं भुजाओं के 3, 4, 5, अगर इस रेशियो को मेंटेन रखते हुए हम कोई भी अंक ले लें, जैसे ये 3 का हमने फिर 6 ले लिया, यानी इसका दुगना किया तो ये भी दुगना हो जाएगा 8 और ये 10, इसको हम ले लिया 9 और 4 तियां 12 और 5 तियां 15, इसको ले लिया 12, इसको ले लिया 3 चौको 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20। अगर हम रेशियो को मेंटेन करते हुए कोई भी संख्या ले लें तो ये रेशियो अगर मेंटेन हो रहा है तो जो भी बनेगा वो ट्रिपलेंट नंबर होगा, वो ट्रिपलेंट नंबर आपका
होगा। मतलब ये कि ये सारे समकोण त्रिभुज भी बनाएंगे। अगर हम कहें कि यहां 6 रख दिया जाए, यहां 8 रख दिया जाए, तो ये क्या आएगा? 10 आएगा। जैसे आप यहां पे 6 रखें, यहां 8 रखें, तो यहां कर्ण क्या आ जाएगा? 10 आएगा। यदि यहां पे ये 12 रखा जाए, ये 16 रखा जाए, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आएगा। ये आपके समकोण त्रिभुज को फॉलो करेंगे। ठीक है। अब एक तरीका हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाहें तो ये नंबर्स निकाल सकते हैं, जितने भी होंगे उनके आप ट्रिपलेंट बना सकते हैं। कैसे उनको बनाना देख लें 2 सेकंड में। दोस्तों अगर ये विषम संख्याएं होंगी, जैसे अभी हमने क्या लिख दिया? 3 4 5, जैसे हमने क्या लिख दिया अभी? 3 4 5, तो इसमें विषम संख्या जो है, पहली जो है विषम संख्या, तो अगर ये संख्या विषम है और विषम संख्या का आपको ट्रिपलेंट नंबर निकालना है, या पाइथागोरस प्रमेय में 3 संख्याएं आपको निकालनी है, तो वो 3 संख्याएं निकालने के लिए आपको करना क्या है? यहां से जो विषम संख्या है उसको आपने यन मान लिया, उसको आपने क्या मान लिया? यन। यन क्या हो गया? 3। और अगला आपको एक तो आपको पता हो गया, 2 और निकालने हैं, तो 2 और निकालेंगे कैसे? n² - 1 और n² + 1। क्या करना है? n² - 1 n² + 1। n क्या है? जो आप संख्या ले रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? विषम के लिए। दोस्तों 2 कैटेगरी के इसमें बनते हैं, एक सम पे एक विषम पे। तो हम सम पहले विषम पे बात कर रहे हैं। n आपका 3 हो गया, यहां रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितना आ जाएगा? इसके बटे में 2 होता है। n² - 1/2 n² + 1/2। तो दोस्तों यहां पर 3 ले रहे हैं, तो 3² - 1 9 - 1 8, और 8/2 यहां से क्या मिल जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 1 10, और 10/2 यहां से आ जाएगा 5। तो अभी आपको हमने बताया 3 का अगर लेते हैं तो उसका ट्रिपलेंट नंबर कौन मिलेगा? 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। इस तरह से ट्रिपलेंट नंबर 3 के कौन हो गए? और 4 और 5। कोई भी विषम संख्या, मान लीजिए आप 5 का निकालना चाहते हैं, तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। n आपका क्या हो गया? 5। आप रखेंगे n² - 1/2, तो 25 - 1 25 - 1 24/2 कितना हो जाएगा? 12। अगले में करेंगे n² + 1 कर देंगे, 5 का स्क्वायर + 1, 25 1 26/2 कितना आ जाएगा? 13। यानी 5 का ट्रिपलेंट बताना है तो 5 12 13, 5 12 13, यानी 5 12 13 जो होंगे, अगर आप ऐसा चेक करें कि 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, तो बराबर किसके होगा? 13 के स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गए आपके विषम संख्याओं का। अगर दोस्तों सम संख्या आ जाए, जैसे हम ये कहें सम संख्या का ट्रिपलेंट बताइए, कोई सम संख्या ले लीजिए। आप मान लीजिए 6 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं 4 से। तो 4 एक सम संख्या है। जो अभी हमने नियम बताया वो इस पे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो नियम हमने विषम के लिए बताया। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 3 आप बताएं, ऐसी 3 जोड़े बताएं जो पाइथागोरस प्रमेय पे फिट हो, या ट्रिपलेंट नंबर हो, या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो। तो 3 4 आप रट लीजिए दोस्तों। जैसे हमने आपको बता दिया क्या? 1 3 4 5। ठीक है, ऐसे आगे आप 6 8 10 ये सब बता सकते हैं उसी रेशियो में। अब हम 4 का अगर निकालना चाहें तो दोस्तों आप n, इसको आप x मान सकते हैं। ये जो संख्या है इसको x मान लें और इसको करें x/2, और यहां से मिलेगा n। फिर आपको क्या करना है? n² - 1 n² + 1। जो सम संख्या है उसका ट्रिपलेंट निकालना है। आप क्या करेंगे? इसको पहले /2 कर देंगे। सम है तो 2 से पूरा कट ही जाएगा। 4 को 2 से भाग किया तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर - 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। 2 का स्क्वायर 4 1 5। तो हमने 4 का जो ट्रिपलेंट लिया वो क्या आएगा? 4 3 5, यानी 4 का ट्रिपलेंट लिया तो क्या आ गया? 3 और 5। इसी तरह से मान लीजिए हमने 6 का ले लिया, तो सबसे पहला काम क्या करना है? 2 से भाग किया, क्या आ गया? 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, एक कम एक ज्यादा। 3 का स्क्वायर होता 9, एक कम किया तो 8 आ जाएगा, और एक ज्यादा किया तो 10 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने 6 का ट्रिपलेंट ले लिया, तो 6 8 10। इस तरह से आप सम का विषम का कोई भी निकाल सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इस तरह के आप जो भी निकालेंगे आप निकाल लें अपने से। 3 4 आप रट ले कि जैसे 3 4 5 है, 5 12 13 है। इस तरह से आप याद कर लें। 7 24 25 है, तो ये याद कर लें कि कौन से ट्रिपलेंट नंबर होते हैं। कम से कम 2 या 3 जोड़े आपको याद रहेंगे। यदि आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत इंटरव्यू में जवाब दे सकें। आप नोट्स में अपने लिख लें और उसका जवाब दें। देखिए दूसरा हमने लिखा हुआ है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2016 में पूछा गया, तो आप इस समय भी रट लें, हाई स्कूल का है। दोस्तों 2 बिंदुओं, जैसे हम यहां पर एक पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट यहां पर कहीं ले लिए। ये पॉइंट आपका x1 और ये पॉइंट आपका y1 है, ये पॉइंट आपका x2 और ये पॉइंट आपका y2 है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दर्शाना। यहां पे बता रहा है कि ये दूरी आप बताइए कि इनके बीच में कितनी दूरी है। तो इसका सूत्र पूछा गया था दोस्तों। तो इस दूरी का जो फार्मूला होता है √(x1 -
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप इसको जो भी बड़ा होगा आप उस तरह से कर सकते हैं। x2 को पहले कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बता दें, या फिर यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज हमने लिखा है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर स्क्वायर में माइनस होकर के स्क्वायर होगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका मान सेम आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो 4 और 4 है और ये पॉइंट 3 और 3 है। अगर हम ऐसा लेते हैं कि ये 3 3 और ये 4 4 हैं, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें तो आप देखेंगे ये पहला x1 होगा, तो ये x1 और यहाँ पर x2 कितना है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 3, तो यहाँ पे वैल्यू रख दे 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x, यहां पर देखें y1 माइनस y2, y1 कितना है 4, y2 कितना है 3, तो यहां भी आ जाएगा 4 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। दोस्तों यहां से 1 मिलेगा, यहां से 1 1 1 ऐड हो जाएगा 2, रूट में कितना आ जाएगा 2, कड़ी में 2 हो गया इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर इस तरह से, फिलहाल आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सवाल यदि पूछा भी गया कभी सवाल, चूंकि वहां इतना समय नहीं होता कि आपसे कैलकुलेशन कराया जाए, यदि कोई सवाल नॉर्मली पूछा भी जाता है तो ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आप मन में ढूंढ लेंगे, यानी जो कैलकुलेशन आपके मन में हो जाए वही सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं, आपसे ये क्या पूछा गया है, दूरी का फार्मूला। हो सकता है 2 बिंदु वो बता दें और पूछ लें, तो आप मन में पहले वाले को घटा दीजिए, दूसरे वाले को घटा करके उनका स्क्वायर करके योग करके वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर निकले तो वर्गमूल, नहीं निकले तो आप कड़ी में रख दें। तो इतने तक आपको पता होने चाहिए। अगला देखें, अगला पॉइंट है आपका, ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा हमने लिखा है श्रीधराचार्य का सूत्र पूछा गया। तो अगर हाई स्कूल में आपने पढ़ा है तो याद होगा, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता था जब 2 घात का समीकरण होता है, कोई भी 2 घात के समीकरण में मूलों के मान यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया था, जिससे हम 2 घात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, यानी उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास फार्मूला है ये एक हमने इक्वेशन लिखी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये 2 घात समीकरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो इन्होंने जो ये श्रीधराचार्य जी ने एक फार्मूला दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, या द्विघात समीकरण के मान को ज्ञात करने के लिए, या उसके मूल को ज्ञात करने के लिए। भाई जो यहाँ पर x है इसका मान निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर a x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, और c बिना x वाले का गुणांक है। ठीक है, यहां पर इसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b² रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं फार्मूले में a b c, तो यहां पर एक बार x का मान निकलेगा प्लस पे, एक बार x का मान निकलेगा माइनस पे। जहां प्लस माइनस लिखा गया है एक बार प्लस यूज करके निकालेंगे। दोस्तों जितने घात का समीकरण होगा, मतलब यहां पर x की मैक्सिमम घात कितनी है 2, जिस समीकरण की मैक्सिमम घात जितनी होगी उसके उतने मान या उतने मूल होते हैं। अगर यहां पर घात 3 होती मैक्सिमम, तो x के कितने मान आते 3। यदि x का घात यहां पर केवल 1 होता तो x के मान कितने आते 1। x की घात अगर 4 है तो वहां पर x के कितने मान आएंगे 4। तो ये हो गया दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है अगर 4 घात का समीकरण है तो x के कितने मान आएंगे, तो x के 4 मान आएंगे। यदि x यहां पर हम बात कर रहे हैं द्विघात की, द्विघात का मतलब x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होगी, तो x के कितने मान आएंगे 2। अब एक मान निकलेगा आपको यहां पे प्लस लेने पर, एक मान निकलेगा माइनस करने पर। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए इन्होंने श्रीधराचार्य जी ने यह फार्मूला दिया। आपसे फार्मूला पूछा जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। आपसे पूछ ले जाएगा b क्या है, तो b आप बताएंगे x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई a क्या है, तो आप बताएंगे x² का गुणांक है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि c क्या है, तो c बिना x वाले पद का गुणांक है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। और फिर इनके बारे में जो भी मान आएंगे वो हमेशा 2 मान आएंगे। हमेशा कितने मान आएंगे 2, एक यहां पर प्लस रखने पे आएगा और एक यहां पर माइनस रखने पे आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा त्रिभुज। और फिर हम दोस्तों यहां पर हमने 10 पॉइंट ले रखे हैं, तो 10 पॉइंट हमने ये ले रखे हैं। आपके 5 पॉइंट मैं इस वीडियो में करा रहा हूं, 5 पॉइंट आपके अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, 10 पॉइंट हो रहे हैं, तो ऑफिस भी जाना होता है,
तो समय थोड़ा सा कम रहता है, तो मैं 5 पॉइंट इस वीडियो में कवर कर रहा हूं, 3 आपके हो चुके हैं। मैं त्रिभुज पे चर्चा करता हूं। देखिए अगला पॉइंट आपका त्रिभुज है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो कुछ चीजें पूछी गई हैं उसमें से, और कुछ चीजें हम उसमें बता रहे हैं जो और भी डिटेल में उससे पूछी जा सकती हैं। तो अगला है त्रिभुज। दोस्तों त्रिभुज की आपसे परिभाषा पूछी जाए, त्रिभुज की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप बताएंगे त्रिभुज की परिभाषा क्या बताएंगे? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। जैसा कि नाम में ही है त्रिभुज, त्रि का मतलब आप समझ रहे हैं, भुज, भुज का मतलब भुजा। तो 3 भुजाओं से, कितनी भुजा? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। भाई ए बी सी, ये हमने 3 भुजा ले लिया। आप कहें 3 भुजाएं तो ये भी हैं, लेकिन ये 3 भुजाएं हैं, लेकिन ये आकृति बंद नहीं है। 1 2 3 भुजा बंद नहीं है, तो ये भुजाएं त्रिभुज नहीं होंगी। ये जो आकृति है वो त्रिभुज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। 3 भुजाएं हों और वो तीनों भुजाएं मिलकर आकृति को बंद कर दें, तो कैसे होगा? वो त्रिभुज होगा। तो सिंपल सी परिभाषा है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज, ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है दोस्तों। अब त्रिभुज के अगर आप प्रकार, आपसे त्रिभुज के बारे में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? भाई त्रिभुज बताइए, आप बताइए त्रिभुज क्या होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिभुज क्या होता है, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाएगी सर। और आप फिर उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कि इनको 2 भागों में 2 तरह के से बांटा गया है। एक तो एंगल के आधार पे, कोण के आधार पर, और एक भुजा के आधार पर। तो इनको बांटा गया है 2 प्रकार से, एक किस पे? कोण के आधार पर, दूसरा भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर दोस्तों त्रिभुज जो है वो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, तो 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो न्यून कोण का मतलब त्रिभुज में आप दोस्तों देखें तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। अंदर देखें तो 3 भुजाओं और 3 कोण, और तीनों कोणों का योग जो है ए बी, इसको हम ऐसा ले रहे हैं ए बी सी, तो तीनों भुजाओं का ये जो ए है ये कोण दर्शा रहा है, और इनका सम हमेशा त्रिभुज में क्या होगा? 180 अंश होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कोण छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हों, तीनों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा? 180 अंश मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 3 प्रकार के कोण की। क्या होगा? एक न्यून कोण होगा, एक अधिक होगा, एक समकोण होगा। यानी ऐसा कोण जिसके तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। जैसे तीनों कोण न्यून कोण हो तो वो क्या कहलाएगा? मान लिया ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, या फिर इसको हमने 60 कह दिया, इसको हमने 70 कह दिया, इसको हमने 50 कह दिया, तो जब आप तीनों योग करेंगे तो 180 आएगा। और न्यून कोण का मतलब 90 से कम वाले, न्यून कोण का मतलब 90 से कम वाले, समकोण का मतलब 90 और अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा। तो यहां पर न्यून कोण होगा तो न्यून कोण त्रिभुज कब कहलाएगा? जब तीनों कोण 90 से कम होंगे। अधिक कोण कब कहलाएगा? जब कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो, जब कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो। तीनों नहीं हो सकते भाई, तीनों कोण 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर किसी त्रिभुज में हम कहें न्यून कोण तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन अगर अधिक कोण की बात करें, जैसे हमने ये ले लिया, मान लिया कि ये 100 अंश है, अगर ये 100 है दोस्तों तो अब तो बचा केवल 80 केवल बच गया। तो आप मान लो कि ये 70 हो गया, ये 10 हो गया, या ये 40 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया। तो एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। न्यून कोण तीनों हो सकते हैं, लेकिन अधिक कोण कितने पॉसिबल हैं? 1। इसी तरह से समकोण कितने पॉसिबल हैं? 1। अगर ये 90 हो गया तो अब कोई और 90 नहीं हो सकता, 90 से कम होगा, क्योंकि तीनों का योग भी तो 180 होना चाहिए, उससे न कम उससे न ज्यादा। तो मान लिया ये 70 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब ये 90 या 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, ना तो 90 हो सकते हैं ना तो 90 से ज्यादा, ये 90 से हमेशा कम होंगे। तो एक ही समकोण संभव, एक ही अधिक कोण संभव है, लेकिन न्यून कोण तीनों संभव हैं। तो जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण अधिक कोण हो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। भुजाओं के आधार पर दोस्तों समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु, और एक समद्विबाहु। जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, विषम बाहु का मतलब असमान हो, बराबर ना हो।
समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो ये दो प्रकार से भुजा और कोण के आधार पे बांटे गए हैं। ठीक है, इनके ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप चाहें तो नोट कर लें। इसके बारे में डिटेल में भी हम बताएंगे, तो अलग से वीडियो हम मैथ की बनाएंगे, उसमें आपको हम इन सब के बारे में डिटेल में बना देंगे कि कब त्रिभुज बनना संभव है, कब नहीं बनना संभव है, भुजाओं की क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या कोण होने चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट आपका लास्ट बचता है क्या, वृत्त। आज के वीडियो में हम वृत्त तक चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम फिर अगले वीडियो में आपके 5 पॉइंट को लेके आएंगे। ठीक है, देखें अगला पॉइंट है वृत्त। तो वृत्त में दोस्तों अगर वृत्त की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले आप बताएंगे वृत्त क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, किसी निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र। तो किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर कह सकते हैं, समान लंबाई से चारों ओर एक चक्कर पूरा करने पर बनी आकृति, समान लंबाई से इस चारों ओर इस तरह से एक आकृति बना दी जाए तो वो जो आकृति बनेगी क्या बनाएगी, वृत्त बनाएगी। क्या बताया हमने, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक समान लंबाई से चारों ओर, एक समान लंबाई, जो समान लंबाई है इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस, और इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र, ओरिजिन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जो वृत्त बन गया इस तरह से, इसको हम बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिधि। और ये जो वृत्त आपकी त्रिज्या है, इसको इधर सामने भी सीधा मिला दें तो ये पूरा बन जाता है व्यास। ये पूरा क्या बन जाएगा, व्यास। और यही जो व्यास है ये केंद्र से है, अगर इस तरह से कहीं बन जाए तो इसको हम बोलते हैं जीवा। इस तरह से कहीं भी परिधि पर दो बिंदुओं को मिला दी जाए एक लाइन, तो वो क्या बोली जाएगी, जीवा। ठीक है, तो इन चीजों की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तो वृत्त क्या है, एक निश्चित बिंदु के, आप ये कह सकते हैं कि निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान लंबाई से चारों ओर एक चक्र पूरा करने पर जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। कैसी आकृति बनेगी, ये 2D यानी कि ये द्विविमीय आकृति बनती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जो केंद्र, ये ओरिजिन था जो इसको हमने सेंटर माना वो केंद्र है, एक समान लंबाई जिसकी बात की वो त्रिज्या है। अगर समान लंबाई का हम जस्ट डबल कर दें यानी सामने भी ले लें तो वो व्यास बन जाता है। तो त्रिज्या जो है व्यास, यहां से देखें तो त्रिज्या सही व्यास बन जा रहा है। पूरा एक जो चक्र बना वो क्या है, एक परिधि है। इसको परिधि को हम परिमाप भी और चीजों में कहते हैं, इसी परिधि को हम क्या कहते हैं, परिमाप के नाम से भी जानते हैं। तो जो लोग परिमाप जानते हैं वही क्या है, परिधि। ठीक है दोस्तों, वृत्त के बारे में आप परिभाषा बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को हम व्यास कहते हैं, क्योंकि दो परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने से एक जो रेखा बनेगी वो जीवा कहलाएगी। और यहां भी दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बन रही है तो ये भी क्या होगी, जीवा। और हम कहें कि जीवा जो है, व्यास के बारे में बताएं तो व्यास जो है ये सबसे बड़ी जीवा है। भाई केंद्र से होकर के कहीं से जाएगी तो वो सबसे बड़ी बनेगी, और सबसे बड़ी जो बनेगी वो जीवा व्यास कहलाएगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आगे हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के नजरिए से, हमने इतनी बात बताई जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अंदर नहीं जाना है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक हाई स्कूल लेवल पर जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो हम बता रहे हैं। जिसको डिटेल में जानना है, आप हमारे मैथ के वीडियो पढ़े हुए हैं या हम और डालेंगे, आप उसमें जाकर के डिटेल में भी इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।